तेलंगाना राज्य कैबिनेट के कई अहम फैसले लिए गए। 6 घंटे तक चली बैठक में करीब 50 विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। बारिश और बाढ़ से हुई क्षति समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में राज्य में भारी बारिश के कारण उत्पन्न स्थिति, किसानों को हुए नुकसान और उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा हुई। बारिश के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत पर चर्चा हुई। मेट्रो रेल के विस्तार, नए गलियारों की अनुमति, बुधवेल भूमि की बिक्री और वरंगल मामनूर हवाई अड्डे के विकास पर चर्चा की गई। कैबिनेट बैठक में राज्य के राज्यपाल द्वारा वापस भेजे गए बिलों पर भी चर्चा हुई। लेकिन क्या बिलों में कोई बदलाव किया जाना चाहिए या दोबारा पेश किया जाना चाहिए, या देश बिना किसी बदलाव के वैसे ही रखे? कैबिनेट बैठक में इस मामले पर चर्चा हुई। क्या पिछले चुनाव में किए गए ऐसे कोई वादे हैं जिन्हें अभी भी पूरा करने की ज़रूरत है? कैबिनेट बैठक में इस बात पर लंबी चर्चा हुई, क्या जनता को ध्यान में रखते हुए कुछ नया किया जाना चाहिए? कैबिनेट ने टीएसआरटीसी को सरकार में विलय करने का फैसला लिया है। कैबिनेट में आगामी विधानसभा सत्र में इस पर विधेयक लाने का निर्णय लिया गया। केटीआर ने कहा 43,000 लोगों को सरकारी कर्मचारी के रूप में मान्यता दी जाएगी और 3 अगस्त से शुरू होने वाली बैठकों में बिल पेश किया जाएगा। केटीआर ने कहा इस संबंध में प्रक्रिया और नियम तैयार करने के लिए अधिकारियों की एक उप समिति का गठन किया गया है। मंत्री केटीआर ने खुलासा किया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने के लिए आरटीसी की सुरक्षा के लिए श्रमिकों को सरकारी कर्मचारियों के रूप में मान्यता दी जाएगी। जीबीएस से तुमुकुंटा तक, पाटनी से कांडला कोया तक डबल डेकर लाइन बिछाई जाएगी। दासोजो श्रावण को राज्यपाल कोटे में एमएलसी बनाने का फैसला लिया गया। चूंकि दासोजो श्रावण एमएलसी है, इसलिए खैरताबाद के नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा ठंडी हो गई है। मौजूदा विधायक दानम नागेंद्र के लिए लाइन क्लियर हो गई है। इसके साथ ही दानम के फिर से खैरताबाद से चुनाव लड़ने की संभावना है। बीआरएस प्रमुख और सीएम केसीआर आज महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। सुबह 10:30 बजे बेगमपेट हवाई अड्डे से महाराष्ट्र के लिए रवाना होंगे और 11:15 बजे कोल्हापुर हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। वहां से वह सांगली जिले के वाटेगांव तालुका केंद्र में लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे की जयंती समारोह में भाग लेंगे। 11:15 बजे केसीआर लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। दोपहर 1 बजे अन्नाभाऊ साठे परिवार के सदस्यों के घर जाएंगे। दोपहर 1:30 बजे वह इस्लामपुर में रघुनाथ दादा पाटिल के घर पर दोपहर का भोजन करेंगे। इसके अलावा सीएम केसीआर सांगली जिले के बीआरएस पार्टी नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे। इसके बाद वे कोल्हापुर में देवी माता महालक्ष्मी के दर्शन करेंगे और विशेष पूजा करेंगे। कोल्हापुर में देवी अंबाबाई के दर्शन के बाद वह हैदराबाद लौटेंगे। वह शाम 5 बजे कोल्हापुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से हैदराबाद लौट आएंगे। इटेला राजेंद्र ने कहा सीएम केसीआर के लापरवाह रवैये और गलत सोच वाले फैसलों के कारण राज्य में थोड़ी सी बारिश में से बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है। उन्होंने निर्मल जिला मुख्यालय में भाजपा नेता इलेटी महेश्वर रेड्डी के आवास पर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा बारिश के कारण लोगों को घरों में कैद करने वाले केसीआर अधिकारियों के साथ सर्वेक्षण करने में विफल रहे हैं। बाढ़ के कारण खेतों में रेत की परतें जमा हुई और फसलें बेकार हो गई है। भाजपा कभी भी परियोजनाओं और चेक डैम के खिलाफ नहीं है। राज्य सरकार ने कड़म परियोजना के लिए अधिक गेट लगाने की विशेषज्ञ समिति के सुझाव पर ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने मांग की राज्य सरकार को पीड़ितों को 5 लाख मुआवजा देना चाहिए। बाढ़ में उनके घर खो गए, उन्हें आर्थिक सहायता की जरूरत है। बीजेपी विधायक रघुनंदन राव ने सरकार के खिलाफ गुस्सा जताया है। उन्होंने हमारे प्रतिनिधि विजय कुमार से रूबरू होते सीएम केसीआर से तेलंगाना में जमीनों की बिक्री, बीसी बंधु न देने पाने, अल्पसंख्यकों को लाखों की सहायता समेत कई सवाल पूछे। दुबाका विधायक रघुनंदन राव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केसीआर मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर आलोचना की और खासकर विकास के मुद्दे को लेकर, करप्शन के मुद्दे पर कई बातें उठाई। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन अहम मुद्दों को लेकर के आपने केसीआर के खिलाफ बोला? नहीं, मेरा विनती ये है, मेरा गुजारिश ये है गवर्नमेंट से, 10 साल कंप्लीट होने वाला है, 2 मरतबा अपने मुख्यमंत्री का नाते वो कुर्सी में बैठे हैं। लोग ये पूछ रहा, देश में हर विधानसभा नहीं तो देश में हर पार्लियामेंट का मीटिंग जो भी है, रेनी सीजन का हो, विंटर सीजन का हो, बजट सेशन का हो, मिनिमम 30 डेज चलता। आपको 30 डेज असेंबली चलाने में क्या तकलीफ हो रहा बोल के लोग पूछ रहा। वही मुद्दा आज मैं मुख्यमंत्री सामने रखना चाह रहा हूँ। 10 साल का आपका तेलंगाना फॉर्मेशन के बारे में आप इतना अच्छा बोलते हैं ना, बाहर एक 30 दिन के लिए सभा क्यों चलाने में आपको तकलीफ क्या हो रहा? मुद्दा नहीं है, बहुत मुद्दा है, वो मुद्दा पर डिस्कशन करो। 1 लाख रुपए का फार्मर्स का लोन वेव है, कहाँ है वो, कितने लोगों को मिल रहा, क्या तकलीफ है इसमें डिस्कशन करने को?
तेलंगाना में दूसरी बार आपका गवर्नमेंट आया तो अब 3016 रुपये जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उन लोगों को स्टाइफंड के नाते दे तुम बोले, कितने लोगों को दे रहा? अब लोग बड़े बात से बोलते हर घर को एक जॉब हम दिया, 2 लाख नौकरी दिया। अरे बोलो कितने नौकरी आज तक दे पाए आप लोग? कितने इन्वेस्टमेंट ने आईटी मिनिस्टर ने फॉरेन कंट्रीज को लाया? कितना नया कंपनीज आया? प्राइवेट सेक्टर में कितना जॉब्स आया? वो बोलो दलित लोगों को 3-3 एकड़ दे तुम बोल के बोला था। कितने लोगों को कौन सा गांव में 3 एकड़ बांटे? वो असेंबली में बोलो। 33 डिस्ट्रिक्ट के 1-1 घंटा लेके 33 जिले में इतना दलित बांधव लोगों को इतना पैसे दिए। हुजराबाद बाई इलेक्शन में जैसा आप हर घर को 10 लाख रुपए दलित बंधु दे तुम बोले, वैसे ही दलित बंधु हर स्टेट में पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी में देव बोल के पूछ रहा हूँ। माइनॉरिटीज़ को 1 लाख रुपए माइनॉरिटी बंधु देने के लिए आगे आ रहा है ना गवर्नमेंट। हम लोग ये पूछ रहे हैं, ये स्टेट का गवर्नमेंट में, ये स्टेट का जनाबा में 55% बीसी लोग हैं, उन लोगों को क्यों बीसी बंधु नहीं दे सकते? 300 सिर्फ 300 दे तुम बोल के बोल रहा। उन लोग 100 से ज़्यादा कास्ट है, सब कास्ट ये पूरा गिने तो 100 से ज़्यादा कास्ट है बीसी में। कितने लोगों को आता? क्या बोलना चाह रहा आप? अपीजमेंट ऑफ माइनॉरिटीज फॉर द सेक ऑफ वोट्स बोलना चाह रहा? सही गरीब लोगों को आप मदद करना चाह रहा? बीजेपी के बड़े नेताओं ने कहा था कि अगर उनकी सरकार आती है तो माइनॉरिटीज को जो बेनिफिट मिल रहा है उसको कम करेंगे। कोई भी बीजेपी नेता ऐसा नहीं बोला। मोदी जी का स्लोगन ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम लोग सब लोगों को विश्वास में ना लिए तो उत्तर प्रदेश में, मणिपुर में, छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों हम जीत के आता? जहाँ माइनॉरिटी लोग ज़्यादा हैं वहाँ भी भाजपा क्यों जीत रहा? हम लोगों का स्लोगन ही एक है, सबका साथ हम लोग काम करना चाह रहा। कास्ट के ऊपर, रिलीजन के ऊपर हम किधर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा। उज्ज्वला में सिलेंडर दिए रहे, बाथरूम दे रहे स्वच्छ भारत में, उधर आपका नाम क्या है, आपका कास्ट क्या है, आपका रिलीजन क्या है बोल के हम कभी नहीं पूछे। जो लोग पॉवर्टी लाइन में उन लोगों को देते आगे बढ़ रहा हम। तो रघुनंदन राव साहब ने आक्रामक तौर पर सरकार पर निशाना साधा, साथ ही कहा कि दूसरी पार्टी के जो लोग आते हैं उनको वेलकम किया जाएगा और एकोमोडेशन में कहीं कोई आपसी सामंजस्य में दिक्कत नहीं होगी बीजेपी के भीतर। कैमरामैन कृष्णा के साथ विजय कुमार, सिटी विजन, हैदराबाद। सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्का ने कहा, राज्य में भारी बारिश से जान, फसल और संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया, सरकार ने मौसम विभाग की चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया है। राज्य सरकार की लापरवाही और मानवीय भूल से भारी क्षति हुई है। भट्टी ने मांग की सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पूर्व सांसद पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा, आगामी चुनाव में राज्य में कांग्रेस पार्टी सत्तारूढ़ होगी। हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए सैमसन राजू अवंती कॉलोनी में आयोजित कार्यक्रम में पोंगुलेटी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने कहा, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो छावनी का जीएचएमसी में विलय कर दिया जाएगा। पूर्व पीसीसी अध्यक्ष पोन्नाला लक्ष्मण ने पूछा, अगर तेलंगाना में भीषण बाढ़ और भारी बारिश हुई है और जान माल का नुकसान हुआ है तो केसीआर सामने आकर सीएम स्तर पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्होंने सवाल किया, सीएम लोगों को आश्वासन क्यों नहीं दे रहे हैं जब तेलंगाना भारी बारिश के कारण इतनी परेशानी में है? तो मेट्रो रेल के विस्तार की बात करना अजीब है, क्या लोगों की जान बेकार है? पोन्नाला ने इस बात पर गुस्सा जताया। सीएम केसीआर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डी.के. अरुणा पालमुरु की ओर रुख किया है। भाजपा की राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य बुक्का वेणुगोपाल ने इस संदर्भ में राजेंद्र नगर निर्वाचन क्षेत्र के शमशाबाद मंडल में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कार्य समिति के सदस्य बुक्का वेणुगोपाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी के साथ पालमुरु के लिए रवाना हुए। महबूब नगर आरबी गेस्ट हाउस से घंटा घर तक आम जनसभा में हिस्सा लिया। बाद में उन्होंने सदन में बीआरएस सरकार की आलोचना की। इसी तरह डबल बेडरूम वाले घरों को लेकर कई आरोप लगाए। मंत्री गंगुला कमलाकर चुनाव को लेकर हुए विवाद में करीमनगर के सांसद बंडी संजय से जिरह की इजाजत हाईकोर्ट ने दे दी है। हाईकोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त पूर्व जिला जज है शैलजा को 12 से 17 अगस्त तक बंडी संजय से पूछताछ कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। वर्ष 2019 में बंडी संजय द्वारा दायर याचिका पर दावा किया गया। करीमनगर विधायक के रूप में गंगुला कमलाकर का चुनाव अवैध है, जिस पर हाई कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई। बंडी संजय ने अदालत के ध्यान में लाया, गंगुला कमलाकर ने चुनाव नियमों का उल्लंघन किया है। हाल ही में बंडी संजय एडवोकेट कमीशन के सामने पेश हुए और गवाही दी। हालांकि हाई कोर्ट ने गंगुला के वकील के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की। संजय को उनसे जिरह करने को अनुमति दी जाए। बंडी संजय ने संसद सत्र चलने के कारण जिरह के लिए समय मांगा और उन्हें 12 से 17 अगस्त तक सुनवाई में शामिल होने का आदेश दिया। कांग्रेस नेता यूथ कैन लीड फाउंडेशन के अध्यक्ष रघुनाथ यादव के नेतृत्व में शेरलिंगमपल्ली अंतर्गत
गौली दौड़ी सरकारी प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को बैग दिए गए। रघुनंदन यादव ने सुझाव दिया, विद्यार्थियों को बचपन से ही मन लगाकर कड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए और आदर्श सामने रखना चाहिए। बैग बांटने के बाद उन्होंने कुछ देर बच्चों से बातचीत की। इस कार्यक्रम में यू कैन लीड फाउंडेशन के सदस्य और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा लाया गया LRS आम आदमी को भारी संकट में डाल देगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क बढ़ाने से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आवेदन शुल्क भरने के बाद भी रजिस्ट्रेशन न होने की काफ़ी आलोचना।
संगारेड्डी जिले के एसपी रमन कुमार ने कहा, पठान चेरुवु विधायक गुडेम महिपाल रेड्डी सामुदायिक सेवा में सभी के लिए उदाहरण है। विधायक द्वारा पुलिस विभाग के कर्मचारियों को 4 लाख रुपए के अपने फंड से रेनकोट वितरित किए गए। जिला एसपी रमन कुमार ने कहा, सामुदायिक सेवा में पुलिस विभाग की भूमिका को पहचानते हुए बरसात के मौसम के दौरान समस्याओं से बचने के लिए मानवीय दृष्टिकोण के साथ निर्वाचन क्षेत्र में काम करने वाले पुलिसकर्मियों को पठान चेरुवु विधायक महिपाल रेड्डी द्वारा रेनकोट का वितरण सराहनीय है। पठान चेरुवु शहर के GMR कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में जिले के एसपी रमन कुमार और निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधियों के हाथों निर्वाचन क्षेत्र में कार्यरत 425 पुलिसकर्मियों को रेनकोट वितरित किए गए। एसपी ने कहा, लोगों के हित के लिए काम करने वाले विधायक GMR को पुत्र वियोग का सामना करना पड़ेगा। ऐसी विकट परिस्थिति में भी पुलिस विभाग के लिए अपने कोष से रेनकोट का वितरण विधायक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सीएम केसीआर के नेतृत्व में पुलिस विभाग में किए गए क्रांतिकारी सुधार देश के लिए एक मिसाल है। इसी पृष्ठभूमि में प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उद्योग भी स्थापित किए जा रहे हैं। विधायक पुत्र गुड्डेम विष्णुवर्धन रेड्डी की असामयिक मृत्यु पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। श्री सरस्वती शिशु मंदिर खैरताबाद के प्रांगण में मणिपुर समस्या के स्थायी समाधान विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। विश्व संवाद केंद्र तेलंगाना के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरकार के पूर्व मुख्य सचिव IVIR कृष्ण राव थे। मुख्य भाषण देते हुए उन्होंने याद दिलाया, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे जिन्होंने सबसे पहले उत्तर पूर्व क्षेत्र की समस्या को अतीत के क्षेत्र के रूप में पहचाना था। कृष्णा राव का कहना है, भारतीय मुख्य भूमि से कनेक्टिविटी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। दुर्भाग्य से इस दिशा में कदम नहीं उठाए जा रहे। कृष्णा राव ने विश्लेषण किया, पहाड़ी क्षेत्रों और विभिन्न जनजातियों के प्रकृति पूजा स्तर के कारण इस क्षेत्र और देश के बाकी हिस्सों के बीच की दूरी बढ़ गई है। लंबे समय से वहां प्रशासन की कमी और आतंकवाद बढ़ने के कारण दिक्कतें पैदा हो रही है। विश्लेषण किया गया है, अधिक पैसे की खेती करने की होड़ में यहाँ की स्थिति खतरनाक हो गई है। कृष्णा राव ने सुझाव दिया, मणिपुर में जो समस्या हो रही है उनके कुछ समाधान है। इसका विश्लेषण किया गया है। घुसपैठ को नियंत्रित करके, सुशासन प्रदान करके, खसखस ओपियम की खेती पर सख्ती करके और जनजातियों के बीच सद्भाव लाकर समस्या का समाधान किया जा सकता है। एक अन्य मुख्य वक्ता जागृति पत्रिका के संपादक डॉक्टर गोपराज नारायण राव ने कहा, मणिपुर की समस्या को व्यापक रूप से देखने की जरूरत है। उन्होंने कहा, स्वार्थी राजनीतिक ताकतें इसे जटिल बना रही है। श्री गणेश फाउंडेशन एक बार फिर सरकारी ऑनलाइन सेवाओं को जन जन तक पहुंचाकर गरीब लोगों के पक्ष में खड़ा हुआ है। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जनता से आवेदन प्राप्त करने और निःशुल्क सेवा प्रदान करने के विचार से श्री गणेश फाउंडेशन के तत्वाधान में सरकारी ऑनलाइन सेवाएं शुरू की गई। छावनी व्यापी राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, वृद्धावस्था विकलांग पेंशन, मुख्यमंत्री राहत कोष, एकल महिला पेंशन, कल्याणी लक्ष्मी आयुष्मान भारत योजनाओं के लिए पहचान पत्र लिया जाएगा और संबंधित अधिकारियों को सौंपा दिया जाएगा। सरकारी कार्यालयों में सेवा केंद्रों पर न जाकर आवेदन ऑनलाइन प्राप्त कर अधिकारियों को सौंप दिए जाते हैं और काम जल्दी पूरा हो जाता है। उन्होंने यह कार्यक्रम पूरे छावनी में 5 स्थानों पर शुरू किया गया और इसका लक्ष्य सरकारी योजनाओं को जारी रखना और लाभार्थियों को मुफ्त में प्रदान करना है। होसन्ना पेंट कोस्ट फेस मिनिस्टर्स के तत्वाधान में ईसाई भाइयों ने सूराराम स्काईवर्स से जीडी मेटला और IDPS स्क्वायर तक रैली का आयोजन किया। सूराराम में चौराहे के पास प्रार्थना करने के बाद उन्होंने जीडी मेटला, शाहपुर नगर और IDPL चौराहे के बीच प्रार्थना करके एक रैली निकाली। मणिपुर में ईसाइयों पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने केंद्र सरकार से पहल कर मणिपुर में हो रही हिंसक घटनाओं को रोकने की मांग की। उन्होंने मोदी के इस्तीफे और मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। बारिश की परवाह किए बिना रैली निकाली गई, जिसमें मणिपुर के अपराधियों को दंडित करने और ईसाइयों पर हमलों की निंदा करने का नारे लगाए गए। बेगमपेट, पाटनी, पैराडाइज, चिकलगुड़ा, मारेडपल्ली, बोयिनपल्ली और अलवार इलाके में रात के दौरान लगभग लगातार 1 घंटे तक भारी बारिश हुई। बारिश के कारण बेगमपेट, बोयिनपल्ली और JBS की मुख्य सड़कों पर पानी भर गया। लगातार बारिश के कारण वहां चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण कई जगहों पर सड़कों पर पानी भर गया और नालियां उफान पर थी। कुछ सड़कों पर घुटनों तक पानी भर जाने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
पिछले कुछ दिनों में अमेरिका में दुकानों के पास भारतीयों की बड़ी बड़ी कतारें सनसनी बन गई है। एक साथ कई क्विंटल चावल खरीदना चर्चा का विषय बन गया है। आने वाले दिनों में चावल की कमी होने की आशंका से यह स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि प्रवासी भारतीयों ने स्टॉक करने के लिए बड़ी संख्या में खरीदारी शुरू कर दी है। बासमती चावल को छोड़कर अन्य प्रकार के चावल के निर्यात पर तत्काल प्रतिबंध लगाने के भारत सरकार के अचानक फैसले से हड़कंप मच गया। भारत सरकार के फैसले के चलते वैश्विक चावल बाजार को आश्चर्यचकित कर दिया। आगामी चुनाव के मद्देनजर शासकों के लिए अनाज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाना जरूरी है। सरकार का मानना है चावल निर्यात पर इस तत्काल प्रतिबंध से घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। इसलिए सरकार ने 10 महीने पहले चावल निर्यात पर 20% शुल्क और प्रतिबंध लगा दिया है। यह दुनिया के लिए खतरा है, चाहे वह भारत ही क्यों ना हो। हाल ही में रूस द्वारा काला सागर खाद्य अनाज समझौते को रद्द करने से विभिन्न देशों में गेहूं और मक्की की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। अब जब भारतीय चावल निर्यात प्रतिबंध जोड़ा गया है तो चिंता है, वैश्विक खाद्य कीमतें और बढ़ सकती हैं। विश्व के अधिकांश देश हमारे देश से चावल निर्यात करते हैं। दुनिया के पाम तेल निर्यात में इंडोनेशिया और मलेशिया का हिस्सा चावल निर्यात का 40% से अधिक है। अब नवीनतम प्रतिबंध बासमती को छोड़कर अन्य प्रकार के चावल पर लागू होता है, जिसे हमारा प्रीमियम उत्पाद माना जाता है। बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय बिक्री भी इस प्रतिबंध का कारण है। पिछले वित्त वर्ष में भारत से चावल निर्यात 23% बढ़ा। इस साल जून तक हमारी अंतर्राष्ट्रीय चावल बिक्री 35% बढ़ी है। पिछले महीने देश में चावल के रेट में 3% का इजाफा हुआ है। सरकार का कहना है एक साल पहले की तुलना में इसमें 11.5% की बढ़ोतरी हुई है। घरेलू चावल उत्पादन की स्थिति आशाजनक नहीं है। एक तरफ जहां पंजाब और हरियाणा जैसे जगहों पर बारिश से चावल की फसल को नुकसान हुआ है, दूसरी ओर अपर्याप्त वर्षा के कारण कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु आदि में धान की रोपाई में देरी हुई। इससे भविष्य में चावल की आपूर्ति में कमी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो बढ़ती कीमतों को कम करना मुश्किल हो जाएगा। शासकों ने, जिन्होंने सोचा चुनाव के दौरान यह झटका होगा, निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। हमारे देश के चावल निर्यात का 25 से 30% गैर बासमती सफ़ेद चावल है, जिस पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। हमारा देश पिछले 2 वित्तीय वर्षों में भारत को 1.7 करोड़ टन से अधिक चावल निर्यात कर रहा है। प्रतिबंध से निर्यात 40% तक गिर सकता है। स्वाभाविक रूप से देश में निर्यातक संघ इसे लेकर चिंतित है। हालांकि यह प्रतिबंध अस्थायी है और केवल 6 महीने तक ही रह सकता है और ऐसी कोई उम्मीद नहीं है विश्व व्यापार संगठन के कदम उठाने पर स्थिति में सुधार होगा। हमारा देश बांग्लादेश, अंगोला, गिनी, केन्या और नेपाल सहित 140 से अधिक देशों को चावल निर्यात कर रहा है। भले ही थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान और म्यांमार जैसे अन्य निर्यातक देश हो, लेकिन वे भारत के फैसले से पैदा हुआ घाटे की भरपाई नहीं कर पाएंगे। परिणामस्वरूप अन्य एशियाई देशों से चावल की बाजार कीमतें भी बढ़ गई। चावल निर्यात में दुनिया में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले थाईलैंड और वियतनाम के चावल के रेट में बढ़ोतरी हुई है। मानो रूस के साथ युद्ध यूक्रेन से निर्यात में बाधा डालने के लिए पर्याप्त नहीं है। अमेरिका में अनाज उगाने वाले क्षेत्र उच्च तापमान और बारिश की कमी से पीड़ित है। इस बार अमेरिका में गेहूं का पैदावार घट सकता है। शेयर 16 साल के निचले स्तर तक गिर सकते हैं। विकसित देशों में गेहूं और चावल दोनों को मौका मिल सकता है। पिछले साल मई में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध, सितंबर में टूटे चावल पर प्रतिबंध, गैर बासमती चावल पर 20% शुल्क लगाना, ये भारत सरकार का आदेश है। इस साल मई से चीनी का निर्यात बंद है। ये सभी प्रतिगामी कदम है, लेकिन घरेलू आपूर्ति में कठिनाइयों के कारण अपरियाय है। भले ही अब बारिश तेज़ हो रही है, लेकिन दिनों में देरी से नुकसान हो सकता है और अल नीनो बनने वाला है। इन सब के पीछे यह कहना असंभव है इस साल पैदावार की क्या स्थिति है, लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष में चावल और गेहूं दोनों की पैदावार पहले से कई अधिक हुई है। हम दुनिया को खाना खिला रहे हैं।
पहले गेहूं पर और अब चावल पर प्रतिबंध लगाने की क्या जरूरत है? यह एक बेवकूफ़ी भरा सवाल है। साथ ही इन प्रतिबंधों से पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक बाजार में एक निर्यातक के रूप में अर्जित की गई प्रतिष्ठा को मदद मिलेगी।